आपके गांव से आप पहले ऐसे हैं जिनको सरकारी जॉब मिली। था मेरे दिमाग में कि अगर मैं बाहर आया हूँ तो मैं कुछ करूँ, ऐसा जी। करूँ कि गाँव वाले ये ना कह पाएँ कि हाँ, उनका लड़का गया था पढ़ने जी। और वो भी ऐसे ही लौट आया। ये है कि हाँ, कुछ अच्छा करना था, कुछ बड़ा करना था। क्या पढ़ाई के अलावा क्या-क्या अच्छा लगता है? दुनियादारी से मतलब नहीं है, लेकिन इस बार मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, मैं पढ़ाई के साथ-साथ जो मेरे शौक हैं, उनको मैं भी पूरा करूँगा। जैसे स्कूल से आता था, मैं बहुत परेशान हो जाता था, तो थोड़ा रिलैक्स करने के लिए अपना रूम पे अपना डांस सीख लिए। मैंने उसको जब-जब देखा, लोहा जैसा देखा, गलते देखा, तपते देखा, ढलते देखा। केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा ये लाइनें हमारे साथ में बैठे ईश्वर शरण मौर्य जी पर काफ़ी फिट बैठती हैं। इन्होंने काफ़ी अथक परिश्रम के द्वारा यूपीएससी की जो आईएएस की परीक्षा होती है, उसमें 29वां स्थान प्राप्त किया। सीतापुर के मिश्रिक तहसील से एक छोटे से गांव से आने वाले ईश्वर जी, इनके जीवन में क्या-क्या चुनौतियां रहीं, जो आईएएस जैसी बड़ी परीक्षा इनके लिए एक कामयाबी का सबक बना, कैसे इनको इतनी हिम्मत मिली ताकि ये अपने मुकाम तक पहुंच सके, जिसका इनको काफ़ी दिनों से इंतजार था। जब कोई बड़ी परीक्षा होती है तो एक लबुलुआब होता है कि काफ़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है और काफ़ी ऐसी चुनौतियां होती हैं जिनका सामना करना पड़ता है। तो हम अपने चैनल आलोक रहस्य के द्वारा इनसे बात करेंगे, जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में और एक नए एस्पिरेंट के लिए क्या ऐसा कुछ खास जो उनको शुरुआती दौर में तैयारी करते समय उनको ऐसी चीज़ें अपनानी चाहिए, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, सारी कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्य कैसा लग रहा है आप? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। इसको मैं शब्दों में तो नहीं एक्सप्रेस कर सकता हूँ क्योंकि ये काफ़ी लंबी जर्नी रही है, 6 साल की जर्नी है। बट जब रिज़ल्ट आया था, जब मैंने अपना रोल नंबर चेक किया, तो उस टाइम मैं बहुत खुश था कि हाँ, चलो फाइनली मैंने अचीव कर लिया, जिसके लिए मैं कंटिन्यूअस प्रयास कर रहा था। तो जब आपका रिजल्ट आया तो आपने सबसे पहले आपको लगा होगा कि हमको अगर रिजल्ट आया है तो सबसे पहले किसको बताना चाहिए? टू बी ऑनेस्ट, जब रिज़ल्ट आया तो मुझे नहीं पता था कि रिज़ल्ट आ गया है। जी। मैं स्कूल करके मैं घर वापस आ रहा था और मैं घर वापस आके मैं 5 बजे वही लमसम घर पहुँचा था। मैं लेटा था, रेस्ट कर रहा था। उसके बाद अचानक से मेरे फ़ोन पे कई सारे मैसेज आने लगे, जी। कॉल्स आने लगे। तो मुझे लगा कि शायद रिज़ल्ट आ गया है और मेरा सिलेक्शन हो गया है। जी। इसीलिए कॉल्स आ रही हैं जी। क्योंकि पिछले जैसे रिज़ल्ट थे, जब नहीं सिलेक्शन होता तो कॉल्स वगैरह नहीं आते हैं। जी। जी। तो सबसे पहले मेरी दीदी का फ़ोन आया था। जी। उन्होंने फ़ोन किया, कहा कि रिज़ल्ट आ गया है, देखा? तो हमने कहा नहीं, मुझे पता ही नहीं है रिज़ल्ट जी। आ गया है। जी। तो उन्होंने बोला सिलेक्शन हो गया है। तो मैं किसी को कॉल ही नहीं कर पाया अपनी तरफ से जी। कि मैं किसी को बताऊँ कि रिज़ल्ट आ गया, मेरा सिलेक्शन हो गया है। जी। जी। एक का फ़ोन कट होता था, तब तक दूसरे का आ जाता था। जी। जी। तो ऐसे दोस्तों के फ़ोन, रिलेटिव्स के फ़ोन आते ही रहे कि आपका सिलेक्शन हो गया है। जी। तो ये होती है जर्नी जब आप किसी की शुरुआत कर रहे होते हैं या आप जब किसी मुकाम में लगे होते हैं, तो कुछ ऐसे शुभचिंतक भी होते हैं जिनको जो है एक उम्मीद रहती है। हुँ। तो शायद आपके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो सर्विस है, उस पर कुछ संक्षिप्त जानकारी चाहेंगे कि आपकी सर्विस कैसी है? क्या हुँ। इसमें रहने वाला है? इस सर्विस का नाम इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस है, जी, जी। जो कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है और जी, हर जी। साल कराई जाती है। ऑल जी। इंडिया सर्विस है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। जी, जी। और इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे डेटा कलेक्शन है, सेंसस कंडक्ट कराना है, उसके बाद नेशनल इनकम कैलकुलेशन है, वेजेस कैलकुलेशन है, जी। यानी कि कुल मिला के पूरी इकोनॉमी की कैलकुलेशन करना, उसकी एनालिसिस करना और जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जी, उसका जी। इवैल्यूएशन करना और उसका फीडबैक देना। जी, जी। जी, जैसा कि ये ग्रुप ए की जॉब है, तो आपका जो आपकी पोस्टिंग रहने वाली है, वो मोस्टली क्या रहेगा कि दिल्ली में रहेगी या बाहर भी कहीं रहने वाली है? नहीं, जैसा कि अभी मैंने बताया, ये ऑल इंडिया सर्विस है, जी, जी। तो आपको पूरे इंडिया में कहीं भी भेज सकते हैं। जी, जी। लेकिन मोस्टली जो पोस्टिंग होती है वो दिल्ली में होती है क्योंकि जी, जी। ज़्यादातर जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं जी। सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो दिल्ली में ही हैं। जी। बाकी जो रीजनल ऑफ़िस होते हैं जी, ऑल जी। इंडिया में, वहाँ जी। भी आपको भेजा जा सकता है। जी, जी। चलिए, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि इतनी बड़ी परीक्षा है और उसको आपने क्लियर कर लिया है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब कोई बड़ी परीक्षा कोई पास कर लेता है, तो सबके ज़हन में होता है
कि जानना चाहते हैं कि जो है आपने कहाँ से पढ़ाई की, कैसे आपकी शुरुआत हुई। तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो कैसे हुई? मेरी प्रारंभिक शिक्षा क्लास 1 से लेके क्लास 4 तक मेरी ग्रामीण परिवेश में हुई, जी, जो जी। कि आप लोगों को शायद पता होगा, पहले छप्पर वाले स्कूल चलते थे। जी, जी, जी। तो उसमें हुई, गाँव के ही विद्यालय से। जी, और उसके बाद 5th से लेके 12th तक की जो मेरी पढ़ाई हुई, जी। वो मिश्रिक में हुई। जी, जी। और उसके बाद ग्रेजुएशन और बीटीसी ये सब लखनऊ विश्वविद्यालय से। जी, जी। यानी आपने ग्रेजुएशन लखनऊ विश्वविद्यालय से हुँ। किया है। चलिए, चलिए। तो सर अगर हम इस परीक्षा की बात करें, तो आपने ग्रेजुएशन कर लिया। उसके बाद कुछ रणनीतियाँ होंगी जो हुँ। आपने अपनाई होंगी। तो कौन-सी ऐसी रणनीतियाँ हैं जो आपने जिससे शुरुआत किया होगा और आपको वो रणनीतियों का जो है अनुसरण करना पड़ा? तो कुछ ऐसा आप बताना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। जैसे मुझे पहले तो नहीं पता था इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के बारे में। जी, जी। और जब मैंने बीएससी में फिज़िक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स लिया, तब जाके मुझे पता चला कि हाँ, इस नाम की कोई सर्विस होती है। जी, जी। क्योंकि उस समय लखनऊ विश्वविद्यालय से बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होते थे आईएसएस में, अच्छा। क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय का जो सिलेबस था स्टैटिस्टिक्स का, जी, वो बिल्कुल आईएसएस के पैटर्न पे ही था। जी, तो तब मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मुझे भी आईएसएस करना है। जी। और आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे इस फील्ड में जाना है और मुझे आईएसएस बनना है। अच्छा, अच्छा। तो ये तो आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ग्रेजुएशन के दौरान ही आपकी शुरुआत हो गई थी हुँ। और आपने ऐसा सोचना शुरू कर दिया था कि हमें आईएएस बनना है। अगर इस परीक्षा के बारे में हम बात करें तो एक नए विद्यार्थी के लिए अगर कोई नया है इस फील्ड में और उसको जानकारी नहीं है, तो उसको कैसे तैयारी करनी चाहिए? उसके लिए आप जैसे ही ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, जी, जी। मेरा मानना है कि आप तभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस परीक्षा का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जो भी आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, जी, जी। मोस्टली वही पूछा जाता है, बस थोड़ा डीप हो जाता है। यानी जी। कि आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं तो बेसिक्स आप अपने मजबूत कर लीजिए जी, जी। और थोड़ा एडवांस लेवल की भी स्टडी कर लीजिए, जी। तो ग्रेजुएशन के बाद भी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। सिर्फ़ ग्रेजुएशन की पढ़ाई करके ही आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। साथ में थोड़ा जीएस और इंग्लिश पे फ़ोकस करना पड़ेगा, जी, जी। बाकी आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई से ही जी, जी। क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट के तौर पे रहता है, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना रहता है। हुँ। तो ऐसा कोई ये तो नहीं रहता है कि इस स्टेट के साथ में और भी कोई सब्जेक्ट होनी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, केवल बस एक ही कंडीशन है जी। कि ग्रेजुएशन आप एक सब्जेक्ट से किए हों, स्टैटिस्टिक्स, जो कि फाइनल ईयर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में आपने स्टैटिस्टिक्स ली है अच्छा, अच्छा। और थर्ड ईयर में आपने उसको छोड़ दिया है, जी, जी। तो आप आईएसएस के लिए एलिजिबल नहीं जी, जी। रहेंगे। क्योंकि फाइनल ईयर में 2 ही सब्जेक्ट रखनी पड़ती हैं, हुँ, तो मुख्य रूप से स्टेट आपको रखनी रखना आवश्यक आवश्यक है। है। तो इस परीक्षा का अगर हम बात करें तो पैटर्न क्या रहता है? इस परीक्षा में 2 इसके सेगमेंट होते हैं। पहला आपका रिटन एग्ज़ामिनेशन होता है, दूसरा इंटरव्यू। जी, जो जी। रिटन एग्ज़ामिनेशन होता है वो 1000 मार्क्स का होता है। जी। इंटरव्यू जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है। तो जी। अब हम पहले बात करते हैं रिटन एग्ज़ामिनेशन जी, की। जी, जी। रिटन एग्ज़ामिनेशन में 6 पेपर होते हैं, जी, जी। जो कि 3 डेज़ कंटीन्यूअस चलते हैं। जी। और फर्स्ट पेपर जो होता है इंग्लिश का होता है, जी, जी। जो 100 मार्क्स का होता है। सेकंड पेपर आपका जीएस का होता है, वो भी 100 मार्क्स का होता है। बाकी के जो 4th पेपर हैं, जी, वो जी। आपके स्टैटिस्टिक्स के होते हैं, सब्जेक्ट के होते हैं। जी। जिसमें स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट और स्टैटिस्टिक्स सेकंड ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और स्टैटिस्टिक्स थर्ड, स्टैटिस्टिक्स फोर्थ डिस्क्रिप्टिव टाइप का जी, जी। होता है, जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। जी। और अब बात करते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू अगर आप रिटन क्वालीफाई कर लेते हैं, तो उसके लिए इंटरव्यू कॉल आती है। इंटरव्यू आपका 200 मार्क्स का होता है। जी, जी। तो ये जो पेपर का पैटर्न रहता है। ये पेपर का पैटर्न। तो आप भी अगर कोई नए स्टूडेंट्स हैं, अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो इस पैटर्न पर मतलब वो कर सकते हैं इसकी तैयारी, बिल्कुल। जिससे ये संभव हो सकता है। आपने इतनी बड़ी परीक्षा पास की है, हम आपके सामने बैठे हैं, तो आपको तो काफ़ी खुशी हो रही होगी और हमें भी खुशी है कि आपने इतनी बड़ी परीक्षा पास की, क्योंकि यूपीएससी के द्वारा ये परीक्षा होती है और इतना बड़ा एग्ज़ाम रहता है, ऑल इंडिया एग्ज़ाम रहता है, तो काफ़ी प्रेशर भी रहता है। हुँ। और सर इसमें आपके सोर्स क्या-क्या थे? कि आपने पढ़ाई के दौरान किन सोर्स का इस्तेमाल किया, जो आपको बेहतर लगे? और ये नए स्टूडेंट के लिए भी होगा कि वो भी जानना चाहते हैं कि आपने कौन-कौन सोर्स का इस्तेमाल किया, कैसे आपने तैयारी की? तो इसके लिए बेसिकली मैंने तो जो ग्रेजुएशन में मेरे नोट्स बने हुए थे,
मैंने उस पे ही फ़ोकस किया क्योंकि मैं सेल्फ प्रिपरेशन थी मेरी, जी, कोई जी। मैंने कोचिंग नहीं ली थी। जी, जी। और जीएस के लिए हाँ, मैंने कुछ सोर्सेज़ फ़ॉलो किए थे, जैसे हिस्ट्री की हम बात करें, जी, जी। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ा था जी। और मिडीवल और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैंने पीवाईक्यूज़ पे फ़ोकस किया था। जी, जो जी। भी जैसे आईएएस का हो गया या आईएफएस का हो गया, तो मैं क्या करता था उनके पीवाईक्यूज़ को उनको अपने मॉडल आंसर के टाइप में लिख लेता था। जी, तो ऐसे मेरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती थी। जी, जी। और उसके बाद अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो उसके लिए मैंने एम लक्ष्मीकांत को फ़ॉलो किया था। जी, जी। और ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th प्लस में जो करंट इश्यूज़ होते थे, जी, जी। उसको रिलेट करके मैं प्रिपेयर कर लेता था कि जी। हाँ, ये करंट में चल रहा है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो उसका एक मैं मॉडल आंसर लिख लेता था। जी, जी। और इकोनॉमी के लिए मैंने रमेश सिंह को फ़ॉलो किया था। बाकी जो स्टैटिस्टिक्स के हमारे 4 पेपर होते हैं, जी, उसके लिए मैंने बेसिकली जो ग्रेजुएशन की बुक्स होती हैं, उनको फ़ॉलो किया था जी। और वही ग्रेजुएशन वाले ही नोट्स। कोई कोचिंग वगैरह का? नहीं, कोचिंग तो स्पेशली इसके लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं थी की। जी, जी। बाकी हाँ, मैंने टेस्ट सीरीज़ एक जॉइन की थी, जी, जी। पेज स्टैटिस्टिक्स ट्यूटोरियल। जी, जी। उनकी एक टेस्ट सीरीज़ चलती है जी, एफएलटी के नाम से, जी, फुल जी। लेंथ टेस्ट। जी, जी। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रही क्योंकि वो कॉपियों को टेस्ट करके, इवैल्यूएट करके बताते थे कि हाँ, आपकी यहाँ पे कमियाँ हैं, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जोड़नी है। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। यानी मार्गदर्शन के रूप में आपने हुँ। इस्तेमाल किया। चलिए, इतनी बड़ी परीक्षा और इतनी खुशी के साथ में सर, जब इतना लंबा सफ़र हम तय कर रहे होते हैं और इतनी बड़ी जर्नी होती है, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। कुछ दिक्कतें भी आती हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर आप ऐसे परिवेश से हैं तो आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो कुछ ऐसी चुनौतियाँ होंगी जिनका जो है आपने सामना किया होगा। तो ऐसी कौन-सी चुनौतियाँ हैं जो आपके ज़हन में इतनी खुशी के बावजूद आपको लग रहा होगा कि वाक़ई में हमारे लिए चुनौतियाँ बनी? इस सक्सेस स्टोरी के दरमियान जो है हमको इन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हाँ, बहुत सारी चुनौतियाँ थी, जैसे अगर हम बचपन से बात करें, क्योंकि मेरा फैमिली जो बैकग्राउंड था वो पूरा एग्रीकल्चर बेस्ड था। हुँ। पिताजी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते थे। और उसके बाद बात करें, जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, जी, जी। तो एक तो ये प्रेशर था कि हाँ, अभी हम फाइनेंशियल उतना इम्प्रूव नहीं हुए हैं, इतनी बड़ी तैयारी करने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने बैकअप के तौर पे मैंने बीटीसी कर लिया था। जी, जी। और उसके बाद वैकेंसी आई और मैं टीचर बन गया। तो जी, टीचर बनने के बाद वो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाला जो एक चैलेंज था वो दूर हो गया था। दूर हो गया। और बाकी तो बहुत सारी चीज़ें होती रहीं, वो चैलेंजेस आते रहे और मुझे नहीं लगता कि हाँ, मैंने हमेशा उन चैलेंजेस को एज़ अ मोटिवेशन लिया। जी, जी। तो ठीक है, चैलेंजेस आएँगे, अप्स डाउन आएँगे, जब भी आप कोई प्रिपरेशन करेंगे, तो जी, उनसे जी। भागना नहीं है। उनको आप एज़ अ मोटिवेशन ले लीजिए या ऐसा समझ लीजिए कि हाँ, स्ट्रगल है, क्योंकि विदाउट स्ट्रगल आप सक्सेस नहीं प्राप्त कर बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। जी, सर। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि वैसे जब हम यूपीपीसीएस में एग्ज़ाम देते हैं या यूपीएससी के थ्रू जो आईएएस का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें क्या होता है कि तय होता है कि आपको इतने अटेम्प्ट देने हैं, उतने अटेम्प्ट देने हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि ये आपका कौन-सा अटेम्प्ट था या इसमें कितने अटेम्प्ट्स देने होते हैं? ऐसी कोई मतलब लिमिटेशंस होती हैं क्या? नहीं, इसमें ऐसा अटेम्प्ट का कोई लिमिटेशन नहीं है, सिर्फ़ एज लिमिटेशन है। जैसे जी, जी। जनरल कैंडिडेट की बात करें, जी। तो उनका 32 साल रहता है और ओबीसी कैंडिडेट की बात करें या एससी कैंडिडेट की बात करें, तो उनका 35 साल रहता है। जी। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जैसी कोई कंडीशन इसमें नहीं लागू होती। नहीं होती है। जी, बिल्कुल। और अगर हम अपने अटेम्प्ट्स की बात करें, तो ये मेरा 6th अटेम्प्ट था 6 और अटेम्प्ट। 3rd इंटरव्यू। जी। तो आपका जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये 6 अटेम्प्ट था, उससे पहले आपने अटेम्प्ट दिए, तो आपकी इंटरव्यू कॉल आई होंगी, आपने कई बार ऐसा हुआ होगा, मेंस क्वालीफाई हुआ, इंटरव्यू कॉल हुई। कुछ कभी ऐसा लगा कि विकल्प के तौर पे हमें कुछ सोचना चाहिए? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगा क्योंकि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में था, जी, जी। तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी जी, कि जी। चलो ठीक है, अगर नहीं भी होता है तो मेरे पास एक मतलब सिक्योर जॉब है। जी, जी। और अगर हम ये बात करें कि हाँ, जैसे 6 अटेम्प्ट लग गए, तो ऐसा होता है कि आप जब भी कोई बड़ी तैयारी करते हैं, तो उसमें अप डाउन आते हैं। जैसे मैं अगर थोड़ा ब्रीफ में बताऊँ, जैसे मैंने पहला अटेम्प्ट 2019 में दिया था, जी, तो जी। मेरा मेंस नहीं निकला था। जी। उसके बाद 2020 में मैं इंटरव्यू से आउट हुआ, जी। तो लगा कि हाँ, मैं वहाँ तक पहुँच गया हूँ, तो मैं कर सकता हूँ। जी, जी। एक मोटिवेशन आ गया। जी, जी। फिर कोविड आ गया, तो कोविड में
2021 में मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था। जी, उसके बाद 2022 में मैंने एग्ज़ाम दिया, जी, लेकिन मेंस नहीं निकला। जी, जी, तो उस टाइम थोड़ा डिमोटिवेट हुआ मैं, कि मुझे लगता है कि शायद मैं इस जॉब के लिए नहीं बना हूँ। मुझे अपनी जॉब में इसी में कुछ अच्छा करना चाहिए। जी, जी, लेकिन फिर दोस्त और जो भी स्टाफ के लोग थे या जो मेरी फैमिली के मेंबर थे, उन्होंने कहा नहीं तुम कर सकते हो, क्योंकि आप इंटरव्यू तक पहुँचे हो तो आगे भी कर सकते हो। जी, जी, तो मैंने फिर से 2023 में मेंस दिया और इंटरव्यू कॉल आई, जी, लेकिन फिर से अनफॉर्चुनेट मैं फिर से नहीं सिलेक्ट हुआ। तो उसके बाद मैंने बोला चलो ठीक है एक बार और देते हैं। 2024 में मैंने फिर से मेंस दिया, फिर से रिटर्न नहीं निकला, इंटरव्यू कॉल नहीं आई। तो मैं गिव अप कर दिया था कि मैं नहीं दूँगा अब, मैं अब छोड़ दूँगा। शायद ईश्वर नहीं चाहता कि मैं इस जॉब में जाऊँ और मैं जिस जॉब में हूँ इसी में अच्छा करूँ और इसी में इसको और आगे बढ़ाऊँ। जी, लेकिन हमारे सर थे प्रिंसिपल सर, उन्होंने 2025 में मुझे बोला कि ईश्वर इस बार दे दो, इस बार मेरे कहने से दे दो। तो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया इस बार कि मुझे लगता है कि इस बार आपका हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है सर दे देते हैं, और इस बार फाइनली मतलब जो मेरा गोल था वो अचीव हो गया। एक कहावत है कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं, तो पूरी कायनात उसको जो है मिलाने में लग जाती है। तो कुछ ऐसा ही लास्ट में आपको देखने को मिला भी होगा। हुँ, कुछ लोग ऐसे आए होंगे। लेकिन सर क्या होता है ना कि जब हमारे पास एक ऑप्शन होता है, जैसे आपके पास ऑलरेडी से एक जॉब थी और जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके जो है 3 अटेम्प्ट्स थे जिनमें क्वालीफाई हुए, आपकी इंटरव्यू कॉल आई। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि जो है अब हमको ऐसा नहीं मतलब आगे नहीं बढ़ना चाहिए? और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जब आपको लग जाता है कि ठीक है, मैं इसके लिए जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि कई बार ऐसा सोचते थे आप। लेकिन कुछ ऐसा होगा जिससे आप मोटिवेट होते होंगे। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके ज़हन में चल रही होंगी कि नहीं हमको वहाँ तक पहुँचना है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती थी जी, और सबसे पहले उसमें मतलब कोई एक रीज़न नहीं है, जी, उसके कई सारे रीज़न हैं। जी, जी, तो पहला रीज़न यही था कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत थी। जी, मतलब जी, लोग चाहते थे कि हाँ, तुम इस एग्ज़ाम को क्रैक करो। जी, मतलब चाहे वो मेरी फैमिली हो या मेरे रिलेटिव्स हों, स्पेशली मेरे फ्रेंड्स, जी, वो बहुत मोटिवेट करते थे कि नहीं तुम कर लोगे यार, तुम करो, तुम मतलब तुम्हारे अंदर है कैपेबिलिटी, तुम कर सकते हो। जी, तो पहला रीज़न तो यही था मोटिवेशन का। दूसरा रीज़न मैंने बचपन में मतलब स्ट्रगल देखा था अपनी फैमिली का, कि कैसे वो लोग मतलब स्ट्रगल किए हैं। तो मैं हमेशा दिमाग में ये रहता था कि ग्रुप ए की नौकरी हो और मतलब ऐसी नौकरी हो जिसमें हाँ, घरवालों का नाम रोशन हो जाए, घरवालों को अच्छा लगे। और ये था दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न कुछ चीज़ें ऐसी हुई लाइफ़ में, तो लगा कि नहीं मुझे यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए और मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो यही 3 मेन रीज़न है मोटिवेशन के कि हाँ, चलो करना है, बस। क्योंकि जैसी मुझे जानकारी है कि शायद आपके गाँव से शायद सर्विस में आप पहले ऐसे हैं जिनको सरकारी जॉब मिली। हुँ, इससे पहले शायद कोई नहीं है। हुँ, तो आपको कभी ये नहीं लगा कि यार मेरे लिए ये इनफ़ है क्योंकि मैं सरकारी जॉब में आ गया हूँ और हमसे पहले कोई नहीं है। हुँ, उसके बाद में जब आप टीचर रहते हुए आपने यूपीएससी में आईएसएस जैसे एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करने के लिए सोचा, आपने उसकी प्रिपरेशन की। तो ये गाँव वालों के लिए भी काफ़ी और सरप्राइज़्ड होंगे कि यार देखो एक जॉब होने के बाद भी हुँ। मतलब इतना बड़ा कुछ कर ले गए। तो ये हम सबके लिए एक जो है मोटिवेशन का काम करती है, क्योंकि कुछ भी पर्याप्त नहीं होता है और बहुत कुछ पर्याप्त होता है, ये सब सोचने पे डिपेंड करता है। हुँ। तो आप भी कभी ऐसा तो नहीं सोचते थे कि यार नहीं पर्याप्त है? नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि टीचिंग जॉब हमेशा मेरे बैकअप प्लान के तहत थी। जी, जी। ऐसा नहीं है कि मैं टीचर बन गया हूँ तो मैं रुक जाऊँगा, क्योंकि मेरा जो ड्रीम जॉब था वो आईएसएस ही था। जी, जी। स्टार्टिंग में ही जी। ग्रेजुएशन में मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे आईएसएस ही देना है। जी। लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए या बैकअप प्लान के लिए कहिए, मैंने टीचिंग जॉब जो है जॉइन कर ली थी। जी, जी। और जैसा आपने बताया कि आपके गाँव में जैसे पहली जॉब थी और मैं गाँव का पहला ऐसा लड़का था जो गाँव से निकल के शहर की ओर गया जी, था। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये एक था मेरे दिमाग में कि अगर मैं बाहर आया हूँ, तो मैं कुछ करूँ, जी, ऐसा जी। करूँ कि गाँव वाले ये ना कह पाएँ कि हाँ, उनका लड़का गया था पढ़ने जी, जी। और वो भी ऐसे ही लौट आया।
क्योंकि ये एक रीजन रहता है कि गांव वाले एग्जाम्पल सेट कर देते हैं जी 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 कि तुम क्या कर लोगे, वो भी उनका तो लड़का गया था ना पढ़ने, जी तो वो जी कुछ नहीं कर पाया, तो तुम जी क्या कर लोगे, वो तो बहुत तेज था पढ़ने में। जी जी तो ये एक था दिमाग में हमेशा सेटअप रहता था कि अब मैं गांव से आया हूँ शहर में, तो कुछ ऐसा करूँ कि गांव के लोग एग्जाम्पल सेट करें, अपने बच्चों को बताएं, जी बिल्कुल थोड़ा मोटिवेट हो। और मैंने देखा है, जैसे मैं टीचर बना, मतलब ये रियलिटी जी है, जी जब जी मैं टीचर बना और टीचिंग जॉब करते हुए 5 साल हो गए, जी तो बहुत कम लोग जानते थे कि मैं टीचर हूँ। जी बहुत कम, रेयर, मतलब जो लोग जैसे आपस मतलब कनेक्ट रहते तो वो जानते थे कि हाँ ये टीचर है, जी गवर्नमेंट टीचर है। लेकिन जब मैं आईएएस बना, उसके बाद से ये मान के चलिए पूरा एरिया, पूरा जिला, इवन पूरे यूपी में लोग जान गए कि हाँ ईश्वर शरण मौर्य नाम का कोई लड़का है जो आईएएस बन गया है। जी जी तो ये एक चीज है कि जॉब ठीक है, लेकिन आप कैसे पहचानने जा रहे हो कौन सी जॉब से, वो मैटर करता है। तो ये मोटिवेशन का सबसे अच्छा रहा। और जी जी हमारे गांव का माहौल, मैं बताना चाहूँगा, जब से मैं बना हूँ आईएएस, उसके बाद पूरे गांव का माहौल बदल गया है। बदल गया। लोग बहुत मोटिवेट करते हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए। इवन जो है बच्चे जो पढ़ते नहीं तो पढ़ना स्टार्ट कर दिए, लाइब्रेरी जाना स्टार्ट कर जी दिए। जी तो ये है कि हाँ कुछ अच्छा करना था, कुछ बड़ा करना था। तो इसलिए मैंने कभी मतलब टीचिंग जॉब को ऐसा नहीं सोचा कि हाँ यही मेरा लास्ट करियर है। तो इसलिए मैं लगा रहा हमेशा। जी, तो ये होता है कि जब कोई ऐसे परिवेश से बाहर निकलता है और इतने बड़े मुकाम पर पहुँचता है, तो उसके साथ-साथ कई नए रास्ते खुलते हैं हुँ। और कई लोगों को जो है एक मोटिवेशन के तौर पे एक ज़रिया मिलता है कि हम भी कुछ आगे करें और होता भी है, लोग करते भी हैं कि शायद जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आपकी ग्राम सभा से ही आपसे पहले किसी ने यूपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई किया था। तो शायद मुझे लग रहा है कि उसके बाद आपका हुआ है तो हुँ। और जो है लोग जागरूक हुए होंगे और भी लोग सोचना शुरू किए होंगे। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि आजकल ये होता है कि जब हम किसी एक जॉब में होते हैं, तो फिर बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं और किसी न किसी तहत ये सैटिस्फैक्शन भी होता है कि हमको एक जॉब मिल गई है, इसको मुझे बचा के रखना है और काम करना है। लेकिन जब हम उसके अलावा किसी दूसरी जॉब के लिए बड़ी प्रोफ़ेशन के लिए सोचते हैं, तो कैसे उसको मैनेज करते हैं? क्या मतलब एक जॉब के रहते हुए और चूँकि आप बेसिक एजुकेशन में थे, आप असिस्टेंट टीचर थे, तो आपने कैसे मैनेजमेंट किया? इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अपना स्ट्रिक्ट शेड्यूल फ़ॉलो किया था। जी, जैसे मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ, मेरा प्लस पॉइंट ये था कि मेरी पोस्टिंग मेरे घर से दूर थी। जी, जी, मैं प्रेज़ेंट टाइम में बेहटा ब्लॉक में कार्यरत हूँ जी, और मैं तंबोर में रूम लेके रहता हूँ। जी, जी, तो प्लस पॉइंट ये था कि मैं यहाँ से बिल्कुल कटाव हो गया था जी। मेरी यानी फैमिली से। आपकी जो घर से दूरी पोस्टिंग है, वो कितनी दूर पे थी? 90 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। जी, तो मैं वहीं रूम जी, लेके रहता था। इससे ये था कि जैसे मान लीजिए कोई रिलेटिव्स आए या शादी वगैरह है या दोस्त वगैरह आते थे, तो वो जो डिस्टर्बेंस है, ठीक है, वो नहीं होता था। मैं वहाँ जी, पे जी, आराम से रिलैक्स होके स्टडी कर सकता था। इसके बाद दूसरा था कि मैंने स्ट्रिक्ट अपना शेड्यूल फ़ॉलो किया था कि अर्ली मॉर्निंग में जग जाना। जी, मैं 5 बजे जग जाता था, उसके बाद 30 मिनट मॉर्निंग जॉग किया। स्कूल जाने से पहले मैं डेढ़ 2 घंटे टाइम निकाल लेता था स्टडी के लिए। जी, जी, तो स्कूल जाने से पहले मैं डेढ़ घंटे अप्रॉक्स पढ़ लेता था। फिर मेरा स्कूल रहता था 8 से 2। फिर स्कूल से वापस आके थोड़ा रेस्ट करना 1 घंटा। फिर 3 से लगा के 7 बजे तक स्टडी करना। फिर 7 से 9 तक अपना डिनर बना के, खाना खा के, थोड़ा इवनिंग वॉक टहल-टूल के वापस आ जाना और फिर लेट नाइट तक स्टडी करना। तो ये जी। मेरा शेड्यूल था। अगर आप भी किसी जॉब में हैं और बड़ी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर इस तरह से फ़ॉलो किया जाए तो संभव है, हाँ, संभव है। संभव है। चलिए सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो सर, कुछ अभी भी कुछ ख़्वाहिश होगी आपकी? क्या पढ़ाई के अलावा क्या-क्या अच्छा लगता है आपको? हाँ, ये एक चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ। अब तक जो मैंने जैसे कुछ गलतियाँ की जी, पिछले अटेम्प्ट्स में, जी, मेरा क्या रहता था कि पूरा स्टडी पे फ़ोकस करना। जी, जी, मतलब दुनियादारी से मतलब नहीं है, अपने जो शौक हैं, हॉबीज़ हैं, उस पे काम नहीं करना। लेकिन इस बार मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, मैं पढ़ाई के साथ-साथ जो मेरे शौक हैं, उनको मैं भी पूरा करूँगा। कंटिन्यू जैसे करेंगे। मेरा पहला जो शौक था वो फ्लूट प्ले करना, जी, बाँसुरी बजाना। जी, जी। तो मैंने उसको यूट्यूब से सीखना स्टार्ट किया और सीख भी गया हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा, अच्छा। उसके बाद दूसरा शौक था कि मैं डांस सीखूँ। मुझे अच्छा, डांस नहीं आता अच्छा। था अरे वाह! बिल्कुल। तो मैंने उसको भी सीखा, जैसे स्कूल से आता था मैं बहुत परेशान हो जाता था।
तो थोड़ा रिलैक्स करने के लिए अपना रूम पे अपना डांस सीख लिए, ठीक है। और तीसरा ये था कि एक्सरसाइज नहीं करना, मॉर्निंग जॉग नहीं जाना। मुझे लगता था कि मैं मॉर्निंग जॉग जॉग जाऊंगा तो शायद 40 से 45 मिनट टाइम मेरा वेस्ट टाइम होगा। वेस्ट हो जाएगा, और मैं फ्लूट बजाऊंगा तो 30 मिनट चला जाएगा। तो ये जो एक्टिविटीज़ थी मैं पहले नहीं करता था, जी, जी। लेकिन इस बार के अटेम्प्ट्स में मैंने क्या किया, स्टडी के साथ साथ जो मेरे शौक थे या जो जी, जी। हॉबीज़ थे, मैंने उस पे भी काम किया। जी, जी। और मुझे लगता है ये बहुत फ़ायदा किया है, क्योंकि इतनी लॉन्ग जर्नी की प्रिपरेशन है, जी। तो प्रॉब्लम्स आती हैं। जी, जी। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए जी, जी। मैं ये सब करता था। जी, जी। अपना जैसे फ्लूट बजा लिए या डांस कर लिए, तो ये स्ट्रेस रिलीफ़ का काम करते थे। फ्लूट में भी जो है आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, जैसा कि हमने आपके 1-2 वीडियोज़ देखे हैं और अच्छा बजा लेते हैं आप। कभी मौका मिलेगा तो आपके साथ में बैठेंगे और ज़रूर बिल्कुल, सुनेंगे हम। बिल्कुल। चलिए सर, लास्ट में अगर बात करें तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई नया लड़का है और तैयारी कर रहा है, तो उसको किन गलतियों से बचना चाहिए? कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मतलब काफ़ी डिस्टर्बेंस के तौर पे रहती हैं, उनसे बचना चाहिए उनको? हाँ, पहली गलती तो यही है कि जब तक आप फुल्ली प्रिपेयर्ड ना हो जाएँ, जैसे आपका पूरा सिलेबस कवर नहीं हो जाए, पूरा जी, जी। पहले नंबर पे आप सिलेबस डाउनलोड करिए आईएएस का, उसको पढ़िए। जी, जी। अगर आप पूरा कंप्लीट कर लिए हैं पूरा सिलेबस, जी, जी। तब आप फर्स्ट अटेम्प्ट दीजिए, जी, जी। ठीक है? अगर मान लीजिए आप तैयारी नहीं किए, विदाउट प्रिपरेशन आप फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं जी। और आपके मार्क्स नहीं आते हैं, तो आप डीमोटिवेट हो जाएँगे जी, जी। कि आपको लगेगा कि आप नहीं कर सकते हो। जी। ठीक है? पहली तो ये गलती से बचना है। जी, जी। और दूसरा ये है कि सोर्सेज़ बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करने हैं, जी, जी। लिमिटेड सोर्सेज़ यूज़ करना है। ये नहीं कि आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो 4-5 बुक्स आप उठा लिए, जी, पढ़ जी। रहे हो, जी, या जी। मान लीजिए स्टैटिस्टिक्स ही पढ़नी है, जी, जी। तो आप उसके लिए 4-5 बुक्स ले लिए हैं। जी, जी। तो नहीं, ये नहीं करना है। आप लिमिटेड सोर्सेज़ को यूज़ करिए और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करिए जी, और जी। प्रैक्टिस करिए। तो ये गलतियाँ नहीं करना है, लिमिटेड सोर्स यूज़ करिए। और तीसरा ये है कि आप टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लीजिए। जी, जी। टेस्ट सीरीज़ लेने से ये होता है कि आपको ये बेनिफिट होता है, जो एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर होता है, उसको आप एडजस्ट कर लेते हैं, जी। और आपको खुद का इवैल्यूएशन पता चल जाता है कि आपकी राइटिंग स्किल क्या है और कौन-कौन सी अभी उसमें कमियाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप ध्यान दे सकते हैं। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और काफ़ी खुशी हो रही होगी आपको और आप जल्दी ही आप जो है ट्रेनिंग पर जाने वाले हैं, तो घरवाले भी काफ़ी खुश होंगे। तो आपसे बात करके अच्छा लगा। आपके लिए एक छोटा-सा उपहार है, जो हम आप तक जो है आपको प्रेषित करेंगे और उसके बाद में तो ये हमारे साथ में हैं ईश्वर शरण मौर्य जी, जो आईएएस जैसी परीक्षा को इन्होंने पास किया और ये हम सबके लिए बहुत ही जो है खुशी का विषय है और देखकर भी अच्छा लगता है जब कोई ऐसे परिवेश से कोई निकलता है, कोई मुकाम हासिल करता है। क्योंकि लोग तो काफ़ी होते हैं जो परीक्षा पास करते हैं, सब होता है, लेकिन जब हमारे बीच का कोई ऐसा होता है जो परीक्षा पास करता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपसे जो धन्यवाद। मिलके एक स छोटा-सा उपहार है, ये आपको हम देना चाहेंगे। जी, उपहार है। धन्यवाद।